तो हेलो एवरीवन, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर जो है बहुत कम से कम टाइम में हम पूरा चैप्टर रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। फिजिक्स का चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो पहला हमने यहाँ पे टॉपिक क्या पढ़ना है, करंट क्या होता है। करंट होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, इसकी यूनिट होती है एम्पेयर। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि अगर थोड़ा सा लार्ज डिफरेंस है चार्ज के बीच में तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिखा जाता है, और डिफरेंशियल फॉर्म में I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिखा जाता है। यूनिट उसका एम्पेयर होता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है भाई, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या जाता है, करंट जाती है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी होती है करंट, ये भी एक बात याद रखनी है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, ईएमएफ बोलते हैं, यानी कि वर्क डन जो करने में हमें एक चार्ज को मूव करना पड़ेगा, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस बनता है उसको बोलते हैं ईएमएफ। तो ईएमएफ का फार्मूला बन गया W अपान क्यू। यूनिट क्या आएगी, यानी वोल्ट आएगी। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, और अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे R आ जाता है। R क्या है, एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर इनके बीच में ग्राफ बनाया जाए कि I और V के बीच में ग्राफ बनाया जाता है तो स्ट्रेट लाइन आती है, ये भी बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। रेजिस्टेंस का फार्मूला जो हमने पढ़ा है, रोले बाई ए, रो एल बाई ए। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, जो कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। एल और ए उसके डायमेंशंस हैं, यानी उसकी बनावट किस तरह से है, किस तरह का शेप है, साइज है, उस पर डिपेंड करेगा। इसकी यूनिट जो होती है रेजिस्टिविटी की, वो ओम मीटर होती है, और अपना रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। और अगला बात करते हैं करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी यानी जे से रिप्रेजेंट करते हैं, I अपान ए होता है। कहने का मतलब है कि जैसे ये एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और इसके साथ जो करंट पास हो रही है, तो वहाँ से हम देख के बता सकते हैं करंट कितनी पास हुई उस पार्टिकुलर एरिया से, वो हमारा करंट डेंसिटी बताएगा। अगर किसी एंगल में हो जाए, मान लो इससे थीटा एंगल बन जाए, तो अगर यहाँ पे इसके हम बारे में बात करें, यहाँ पे एक था इस तरह से लाइन एंगल आ गया थीटा, तो उसके बीच का जो बन जाता है, यानी कि अब हम इसके वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे और फार्मूला आ जाता है एरिया का A कॉस थीटा। तो ये वाली बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर अगला इसमें पॉइंट जो हमें ध्यान रखने वाला है कि भाई G जो होता है कंडक्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस का वो उल्टा होता है। तो बिल्कुल सही, रेजिस्टिविटी का जो उल्टा होता है, रो रेजिस्टिविटी है तो सिग्मा कंडक्टिविटी होती है उसकी उल्टा। और J के बारे में बात करें, एक रिलेशन और इंपॉर्टेंट है, सिग्मा यानी कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है करंट डेंसिटी। ये भी एक पॉइंट ध्यान रखना है। अब हम कार्बन रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले एक टेबल पे नज़र दौड़ाते हैं। ठीक है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कलर वाला जो है टेबल है, जिसको आपने ध्यान रखना है। तो ध्यान रखने के लिए इसके लिए एक ट्रिक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ए ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। तो इसमें क्या है, बी के सामने लिखा है 0 1 2 3, ये नंबर्स दिए हुए हैं, सारे कितने नंबर है, 9 नंबर तक है। अच्छा, इसमें बी और बी का देखो बड़ी जगह है, 3 जगह है बी आपका, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे ब्रिटेन में भी है। 3 बारी बी आया तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, बी फॉर ब्लैक है या ब्लू है या फिर ब्लू या ब्राउन क्या है भाई, कंफ्यूजन हो सकती है। तो उसके लिए एक ट्रिक है यहाँ पे लालू। कैसे याद रखना है, लालू मतलब याद रखने का तरीका है कि भाई जो पहले बी आया उसमें एल ए लगेगा, यानी ब्लैक बन जाएगा वो BLACK ब्लैक, और जो लास्ट में बी आया है थर्ड नंबर पे उसका हो गया ब्लू, यानी BLU। तो बच्चा बीच वाला खुद ही समझ जाएगा, यानी बीच वाला जो कलर है वो ब्राउन कलर है। तो ये वाला एक सीक्वेंस याद करने का तरीका है। ठीक है, इसको एक बारी थोड़ा सा मिटा लेते हैं, खिचड़ी पक गई बड़ी। हाँ, अब देखो यहाँ पे फटाफट इस टेबल पे नज़र दौड़ाते हैं। तो बीबी रॉय वाला जो मैंने बता दिया, तो ब्लैक कलर के ऊपर देखो 10 की पावर ऊपर लिखी है, यानी यहाँ का जो नंबर है वही 10 की पावर में चला जाता है। सिंपल सी बात, ये याद रखना है। ठीक है, अब इसमें एक 3 कलर का और ध्यान रखना है कि गोल्ड सिल्वर नन, यानी कोई भी कलर आ जाए तो क्या याद रखना है, तो उसमें सैचुरेशन पॉइंट याद रखना है। ठीक है, पहले गोल्ड का याद रखना है 5%, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फटाफट। तो यहाँ पे देखो इसका हमें याद रखना है गोल्ड का 5%, सिल्वर का रखना है 10%, फिर उसके बाद कोई भी कलर आ जाए उसका हमने कितना रखना है 20%। ठीक है भाई बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो महंगी चीज़ है, जैसे गोल्ड बहुत महंगी होती है, यानी कम देंगे किसी को 5%, ऐसे याद रख सकते हो। सिल्वर थोड़ा सा सस्ता है तो 10%। तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे इसको यूज़ करना है टेबल को। ठीक है, जैसे एक आपको रजिस्टर दिया होगा, उसमें कलर के बैंड्स बने होते हैं। पहला कलर है जैसे यहाँ पे रेड कलर, फिर उसके बाद दूसरा कलर है यहाँ पे येलो कलर, तीसरा कलर है ब्लू कलर, चौथा कलर है सिल्वर कलर, गोल्ड कलर। अब हम देखते हैं ध्यान से कैसे यूज़ करना है। तो पहले दो जो कलर हम देखते हैं लेफ्ट से राइट तरफ, याद रखना हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ हम जाएंगे, और जो पहला कलर आएगा लेफ्ट वाले का और दूसरा कलर जो आएगा उनके हम फर्स्ट डिजिट को यूज़ करेंगे। यानी इसका फर्स्ट डिजिट यहाँ पे जो बीच में टेबल में दिया हुआ है, ये वाला फर्स्ट डिजिट है, ये 10th डिजिट है। ठीक है ना, तो अब हम इसके दोनों के फर्स्ट डिजिट यूज़ करेंगे, यानी कि पहला 2 है रेड वाले के लिए और येलो वाले के लिए 4 है, तो वो यूज़ कर दिया 2 और 4। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाले की हम पावर यूज़ करेंगे, 10th डिजिट में यूज़ करेंगे, यानी 10 की पावर 6 वाला डिजिट यूज़ करेंगे पावर में। फिर लास्ट वाले का हम, यानी कि सबसे जो चौथे नंबर पे बैंड है राइट वाली साइड में, उसका हम परसेंटेज अकरेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका कंसेप्ट। अब अगला आता है
इंपॉर्टेंट रिलेशन हम क्या क्या पढ़ते हैं उसके बारे में ध्यान रखना है। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी के मेटल की प्लेट्स के अंदर कितना होता है वो हमें याद रखना है, NaL, यानी NaL, ठीक है। यानी ए क्या है, एरिया है, एल क्या है, उसकी लेंथ है, और एन क्या है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताते हैं। अब यार चार्ज का क्या हो गया, चार्ज का अगर ई से मल्टीप्लाई कर दो तो NaL के साथ ई के साथ मल्टीप्लाई किया तो टोटल चार्ज आ गया उस पूरे सेगमेंट में कितना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला हमें याद रखना है वो कैसे आता है, ई, कैपिटल ई और इंटू टाउ डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाउ का मतलब है रिलैक्सेशन टाइम, जब दो जैसे एक यहाँ पे एटम है, इनके बीच का कोलिजन का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है कोलिजन का, उसको टाउ बोला जाता है। तभी तो बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, यानी आराम से जो बैठा हुआ कंडीशन है जिसमें कोई कोलिजन नहीं हुई। करंट की वैल्यू बात करें और आई की जो वैल्यू आती है वो आता है I = NeAVD, नावेद ऐसे करने में बोलने में आ रहा है, इस तरह से याद कर सकते हैं आप। तो टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम है, ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जे जो है यहाँ पे करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। करंट डेंसिटी का हम एक और फार्मूला याद रख सकते हैं, इसमें आ जाता है NE और VD, तो इसमें भी याद कर सकते हो आप, इस तरह से जावेद ऐसे कुछ बोलने में आ रहा है तो आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो अगला बात करें तो रो जो है रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का फार्मूला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय NE² इंटू टाउ। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली होता है रेजिस्टिविटी। टाउ यानी कि बढ़ा तो रेजिस्टिविटी घट जाएगी। अब आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी होता है कि भाई जब कोलिजन हुआ एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से, जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड हुआ, यहाँ पर जैसे एक इलेक्ट्रॉन था, इसने दौड़ के उससे दूसरे वाले के साथ कोलाइड किया, जब कोलिजन हुआ तो वो कितना आगे ड्रिफ्ट हो गया अपनी लोकेशन से, तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, यानी कि मोबिलिटी। उस वाले टाइम पे पीरियड में हम यूज़ करेंगे मोबिलिटी, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फार्मूला बनता है म्यू = VD डिवाइडेड बाय E, ठीक है। और अगर हम सिंपल से और लिख लें तो VD इधर रखा तो VD = μE, ठीक है, म्यू, ठीक है, ऐसे बोलने में याद कर सकते हो। यूनिट इसकी क्या है मोबिलिटी की, मीटर², वोल्ट पर मीटर, मतलब वोल्ट के ऊपर -1 है, पर सेकेंड यानी कि सेकेंड के ऊपर -1 है, ठीक है। सिग्मा यानी कि बात करें कि हम कंडक्टिविटी यानी कि कितनी होगी, यानी कि NE, म्यू हो जाएगा न्यू, और यहाँ पे अगर प्रोटॉन है तो न्यू उसके भी बोल सकते हो, NB और म्यू H, यानी H मतलब हो गया होल्स, मोबिलिटी ऑफ होल्स, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। इसका ये फार्मूला आ जाएगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फ़ा अगर मान लेते हैं तो कैसे वेरी करता है, तो एक फार्मूला है टेम्परेचर का, RT = R0 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। आर हम बात करें अगर एक दूसरा फार्मूला अल्फ़ा डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय R0 आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात करें, कंडक्टर के ऊपर क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। ये किसके केस के बारे में बात कर रहे हैं, कंडक्टर के बारे में। अगर सेमी कंडक्टर के बारे में बात करें या इंसुलेटर के बारे में बात करें, पहले हम बात करते हैं दोनों के केस में, तो इसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटता है। भाई याद रखना, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के केस में, दोनों के ही केस में टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाएगा। इसका मतलब है इसका अल्फ़ा क्या है, नेगेटिव है, उन दोनों का अल्फ़ा ऊपर वाले में, कंडक्टर में क्या है, पॉजिटिव है। अल्फ़ा यानी अलॉय के लिए देखा जाए तो अल्फ़ा जो है पॉजिटिव होता है और हाई होता है बहुत ज़्यादा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अलॉय के केस में रेजिस्टेंस हद से ज़्यादा बढ़ेगा एज़ कम्पेयर टू कंडक्टर। अब हम बात करें सुपर कंडक्टर क्या होता है। सुपर कंडक्टर वो है जो कंप्लीट लॉस ऑफ द रेजिस्टिविटी एट सर्टेन टेम्परेचर, यानी कि पूरी रेजिस्टिविटी उनकी खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है किसी एक खास टेम्परेचर पे, उसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। अच्छा, रेजिस्टेंस इन सीरीज में है, सीधा सीधा हम बात कर सकते हैं, अगर सीरीज में जोड़ा जाता है तो डायरेक्टली ऐड किया जाता है, और सीरीज में होता है करंट सेम होता है, ठीक है, और वोल्टेज का क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगला हम बात करें रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हर एक के केस में बराबर होगा और करंट जो है डिफरेंट होगी, और रेजिस्टेंस को हम R रेट करेंगे कैसे, 1/R1 1/R2 + 1/R3। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी में मदद करे, जैसे मान लो यहाँ से इस एक कंटेनर है ये, और यहाँ पे अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेंगे, आयंस जो है मूव करेंगे इनके, तो आयंस को जो मूव करने में यहाँ रेजिस्टेंस फील होगा, वो इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ बैटरी का, तो उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट जो कह रहा है कि भाई रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, यानी कि ये इलेक्ट्रोड जितना गैप होगा इनके बीच में उतना ज़्यादा ये डिस्टेंस, जितना उतना ही ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से अब इनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी आयंस की, इसीलिए रेजिस्टेंस जो होगा इंटरनल वाला वो घट जाएगा। VT यहाँ टर्मिनल वोल्टेज है, और जो E है वहाँ पे EMF ऑफ द सेल है, R जो है इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे कहानी में यहाँ पे देख लेते हैं इस डायग्राम को फटाफट।
इस डायग्राम में ये हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी के साथ, और ये ई भी है। तो अब हम क्या फार्मूला से सीख सकते हैं कि भाई पूरा जो बैटरी की वैल्यू है ई, वो किसके बराबर हो गई, यानी टर्मिनल वोल्टेज और प्लस आई आर के बराबर हो गई। ठीक है, इन दोनों के बराबर हो जाएगी। कलर दूसरा यूज कर लेते हैं यहाँ से हम, रेड कलर, पिंक कलर। ठीक है, तो अब इसमें देखो इंटरनल जो बैटरी की वैल्यू आई ये अपनी कि इसमें बैटरी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, यानी E इज इक्वल टू वी टी, यानी टर्मिनल और प्लस आई आर। अब हम अगर टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे तो E माइनस आई आर आ जाएगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब E वर्सेस अगर कैपिटल R के बीच में हम ग्राफ बनाए तो क्या आएगा, देखो कैपिटल R जो है अपना फिक्स रहेगा, वो तो कभी चेंज नहीं होने वाला बैटरी की वजह से। तो E के उसके केस में क्या कह रहे हैं, बैटरी की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, जितना है उतना ही रहेगा, इंटरनल ये बाहर वाला रेजिस्टेंस एक्सटर्नल कुछ भी हो। अगला अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर इसमें R और कैपिटल R यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है R की जगह पे, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि इस केस में देखो ये किस तरह से वेरी कर रहा है, यानी कि ये हाइपरबोला कंडीशंस में इंक्रीज कर रहा है, पैराबोला क्योंकि ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है पैराबोला कंडीशन में। तो यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ाओगे ज़्यादा तो बैटरी की वैल्यू का जो इफेक्ट आएगा वो कम आएगा। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट हम बात करें तो ये इसमें हम अगर ग्राफ बनाएं V वर्सेस I के बीच में, तो इसका अगर नेगेटिव स्लोप आ रहा है तो वो नेगेटिव स्लोप जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस को बताता है माइनस R, और यहाँ पे लिखा है कि जो इंटरसेप्ट है यहाँ पे ये मैक्सिमम बैटरी की वैल्यू को बताता है, इंटरसेप्ट इसका, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगला जो है अगर सेल्स को सीरीज में जोड़ा जाए तो इन सेल्स के ई नेट को हम सीधा डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, E1 E2 E3, और अगर इक्विवेलेंट में अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो वो भी सीधा डायरेक्टली ऐड हो सकता है। और अगर मान लो यहाँ पे कि करंट की वैल्यू पूछी जाए इसके अंदर कितनी आएगी, तो नंबर ऑफ सेल्स NE आ जाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस NR आ जाएगा। अगर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसमें हमने देना है तो वो R नीचे रखा दिया गया ऐड में। सेल्स इन पैरेलल में है तो सीधा सीधा E1 R1 E2 R2 और E3 R3 आ जाएगा। और इनमें सब में कैसे ऐड करना है, E इक्विवेलेंट कैसे ऐड करते हैं, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, और हर एक का बैटरी का वैल्यू और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी की वैल्यू और इंटरनल रेजिस्टेंस सबको ऐड करते जाएंगे। और R इक्विवेलेंट तो पैरेलल में है तो इस तरह से 1/R करके ऐड होगा। यहाँ पे जो बैटरी में अगर हम करंट के बारे में बात करें कितनी आएगी, ME यानी कि ME आ जाएगा डिवाइडेड बाय MR प्लस R आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। सेल्स इन मिक्स्ड ग्रुपिंग में अगर बात करें, मान लो कि N सेल्स उन्होंने जोड़ दिए और वो सबके सब किस में सीरीज़ में M रोज़ बना दी गई हैं, यानी कि लाइंस कितनी है पैरेलल वाली जो है M रोज़ हैं। तो उस केस में हम करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, MNE, और यहाँ पे M रेजिस्टेंस आ जाएगा M इंटू R प्लस N इंटू R। ये सिंपल सा फार्मूला आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे फिर फॉर मैक्स करंट क्या होता है कि इस केस में मैक्सिमम करंट जब आपको चाहिए तो याद रखना कि एक ही बात याद रखनी है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो उस केस में जितने भी इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे NR, और नीचे हमने लिखा है M मतलब कि जितने R वाले रेजिस्टेंस होंगे वो नीचे भेज देंगे, उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द वायर, इसके बारे में सुन लेते हैं क्या है भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ वायर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ वायर में हमें फार्मूला याद रखना, H इक्वल टू VIT। सिंपल सी बात है, जब करंट फ्लो करती है तो रेजिस्टेंस की वजह से वो गर्म होता है, तो उसी की वजह से बोल दिया एनर्जी कितनी रिलीज हुई, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ वायर। I2RT इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है, अगर आप V इक्वल टू IR को रिप्लेस करते जाओगे अलग अलग जगहों पर तो ये फार्मूले मिलते जाएंगे। अगला आता है इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करें, पावर इज इक्वल टू क्या होता है W, यानी वर्क अपॉन टाइम। तो जो भी वर्क आएगा उसको टाइम से डिवाइड कर दिया तो ये फार्मूले अलग अलग बनते जाएंगे। ठीक है, यहाँ VI आ जाएगा, फिर उसकी बजाय I2R लिख सकते हैं, V2/R भी लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी वाट होती है। और 1 किलोवाट आवर जो यूनिट है ये जूल की यानी एनर्जी की, इसके कितने के बराबर होता है 1000 वाट आवर, या फिर 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। एफिशिएंसी ऑफ द सोर्स ऑफ द EMF के बारे में बात करें तो कैसे निकालते हैं, आउटपुट पावर कितना है और इनपुट पावर कितना है, ये इसके थ्रू। और आता है जैसे मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहती है कि भैया जब R यानी कैपिटल R जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है तो मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा। तो इस केस में फार्मूला जो बनता है E² और अपॉन 4R। जैसे ये 4R कैसे आया, तो भाई यहाँ पे जो इंटरनल EMF होता है ना वो बैटरी का जो वैल्यू होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जब बाहर वाले के बराबर हो जाएगा तो EMF की वैल्यू आधी हो जाती है, तो उसी के हिसाब से आया है। और उस केस में एफिशिएंसी जो है 50% होती है। अब आता है किरचॉफ लॉ, पहला है फर्स्ट लॉ जंक्शन लॉ। इसमें क्या कहता है, जितनी करंट आएगी उस जंक्शन पॉइंट पे वहाँ से फिर से चली जाएगी और नेट करंट क्या होगा हमेशा 0। तो I1 और ये I2 आ रही है और ये किसके बराबर हो जाएगा I3। तो यानी यही बात ये सर बोलना चाहता है। सेकंड लॉ लूप लॉ के अकॉर्डिंग है कि नेट वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज का समेशन हमेशा क्या होगा, इसमें 0 के बराबर होगा। अब इसमें लगाना सीखना है हमें, पोलैरिटी मेथड हम सीखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है,
तो इस वाले को ध्यान से देखो डायग्राम को। इस डायग्राम में मैंने पोलैरिटी बना रखी है। जैसे ये हाई वाली बैटरी की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे जो हाई पोटेंशियल यानी कि सबसे बड़ी लूप को रिप्रेजेंट करता है वो प्लस होता है बैटरी का, और ये छोटा वाला माइनस का। तो जिधर से करंट जा रही है, जैसे इधर से करंट जा रही है, यहाँ से इधर करंट जा रही है, तो इसका नाम मैंने रख दिया, पहले करंट आई हाई यानी पोटेंशियल प्लस आ जाएगा इधर, और इधर माइनस आ जाएगा। इसी तरह से मैंने पोलैरिटी यहाँ पे लिख दिया प्लस, फिर यहाँ पे माइनस। अब इसको हम अप्लाई कर देते हैं। देखो कैसे अप्लाई किया, ए बी सी डी ए। तो हम पहले इधर से आ रहे हैं, तो हमें कौन सा पहले दिखा, नेगेटिव पोलैरिटी दिखा, तो -E1 लिखा। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, देखा यहाँ पे पॉजिटिव मिला इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो यहाँ लिखा +IR1, आई करंट हमने लेट की है। फिर अगला यहाँ पे फिर से R2 के अक्रॉस भी प्लस में भी दिखा। फिर से यहाँ पे देखा ये कौन सी पोलैरिटी टकरा रही है हमसे, यानी कि प्लस वाली, तो +E2। अब ये बैटरी की वैल्यू हम एक इक्वेशन बना लेंगे इस तरह की किरचॉफ से, अगली वाली इसी तरह से फिर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो है पोटेंशियोमीटर। इसमें पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट क्या कहता है, V = K × L, यानी कि K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, L क्या है, बैलेंस लेंथ है। तो यहाँ पे EMF देखो क्या होगा, EMF की जो वैल्यू आएगी वो अपना जो है EMF की वैल्यू E1/E2 = L1/L2 का भी फार्मूला कहीं कहीं डायरेक्टली यूज होगा, आपको याद रखना है। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए याद रखना है कैपिटल R जो रेजिस्टेंस दिया होगा, L बड़ी लेंथ माइनस छोटी लेंथ डिवाइडेड बाय छोटी लेंथ। कैसे याद कर सकते हो, BCC बॉडी क्यूबिक सेंटर, कुछ इस तरह से ध्यान रख सकते हो। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करते हैं। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, जिसमें ये और ये का इसका रेशो P/Q और R/S का रेशो अगर बराबर हो, इक्विवेलेंट हो, तो उस केस में बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होती है। इसमें नेट करंट नीचे की तरफ इस बीच वाले सर्किट में 0 हो जाता है। और मीटर ब्रिज के बारे में बात करें, बैलेंस व्हीटस्टोन का ब्रिज का ही एक फंडा है कि यहाँ पे ये जो अननोन रेजिस्टेंस है, यानी यहाँ कलर में रेड यूज़ कर लेता हूँ, हाँ, ये जो अननोन रेजिस्टेंस एक R है और यहाँ पे मान लो कोई नोन रेजिस्टेंस है L, तो उसके सामने अगर हमने देखा कि बैलेंसिंग लेंथ, यहाँ पे जो बैलेंसिंग पॉइंट मिला है यहाँ पे L लेंथ पे मिला है और पूरा 1 मीटर का तार है, तो ये 100 - L आ जाएगा। तो ये वाला अपना फार्मूला बन जाएगा, R = L और L = 100 - L। तो ये बस आपका रिवीजन ख़त्म हो गया है। कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।